तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे VB.NET टर्मिनोलॉजी, मतलब .NET टर्मिनोलॉजी देख रहे थे। और मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दिया था, और उसमें और कुछ पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना है। लेकिन मैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग पोर्शन स्टार्ट कर देता हूं, ताकि आप लोग VB.NET में प्रोग्राम करने लगे। ठीक है, उसके बाद फिर और जो कुछ उसका पॉइंट है पीडीएफ का, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्चुअल में कि VB.NET में हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि आप लोग विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, वो इंस्टॉल करना आपका काम है। अगर आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे तो आप .NET का प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि और कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पहले एक दो प्रोग्राम बता देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको ले चलेंगे यहाँ पे कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे क्या करते हैं। कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पे बताना होगा। तो ये हमारा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो आप, ये हमारा कोड विंडो है। इसमें हम लोग कोडिंग करेंगे। ये आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और ऊपर में आप देख ही रहे हो। ठीक है, मेनू है, ठीक है, टूल बार है, और ये हमारा कहलाता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। ठीक है, ये चीज जो है हमारा राइट साइड में आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, या सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो भी इसको बोलते हैं, जो आप इस पे नाम देख रहे हैं। आप .NET में जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, VB.NET हो या C#.NET हो, जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, चाहे वो प्रोजेक्ट हमारा कंसोल बेस्ड हो, या प्रोजेक्ट हमारा विंडो बेस्ड हो, या वेब बेस्ड हो, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो में आपका सारा प्रोजेक्ट का डिटेल्स मिलेगा। और प्रोजेक्ट के अंदर आपका मोर देन 1 फाइल्स होगा। ठीक है, तो इसमें प्रोजेक्ट का सारा डिटेल्स आपको मिलेगा। अब इसके बाद ये नीचे जो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज विंडो है। ये नीचे में आप जो देख रहे हैं ये हमारा प्रॉपर्टीज विंडो है। जब आप विंडो बेस्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो हर कंट्रोल का वहां कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सेट करना होगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग उसको यूज करेंगे। ये सब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टूल बॉक्स, ठीक है, इसमें बहुत सारा GUI कंपोनेंट्स इसमें अवेलेबल रहेगा, जो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में हम लोग इसको देखेंगे। अभी टूल बॉक्स का कोई यूज नहीं करना है। इसमें सारा रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ठीक है, और जितने भी कंट्रोल्स होता है वो सारा कंट्रोल्स इसी के अंदर अवेलेबल होगा। ठीक है, और ये सर्वर एक्सप्लोरर देख रहे हैं, जब हम लोग .NET को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वहां पे सर्वर एक्सप्लोरर हम लोग यूज करेंगे। तो अभी ये सब को हम लोग को यूज नहीं करना है। अभी हम लोग को केवल यूज करना है ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो और ये कोड विंडो जो आप देख रहे हो। ठीक है, अब जब भी आप इसमें प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो जैसे ही विजुअल स्टूडियो आप स्टार्ट करोगे, आप यहाँ पे फाइल में जाएंगे। ठीक है, फाइल में जाइएगा तो कुछ 2-3 स्टूडेंट व्हाट्सएप करके वो मुझे प्रोग्राम भेजे थे। बहुत लोग प्रोग्रामिंग करने लगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग तभी होगा जब आपका इंस्टॉलेशन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फाइल में जाओगे। अब फाइल में जाने के बाद यहाँ पर न्यू में जाओगे, और न्यू में यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपका क्या है, प्रोजेक्ट है। जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा किस टाइप का आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं।
विंडो बेस्ड बनाना चाहते हैं कि कंसोल बेस्ड बनाना चाहते हैं कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया, ये ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा था, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो 19 का यह स्ट्रक्चर है। यहाँ से अब प्रश्न उठता है कि आपको विजुअल स्टूडियो में तो VB.NET का भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, C#.NET का भी कर सकते हैं, और आप विजुअल C++ भी कर सकते हैं, J# भी कर सकते हो। तो यहाँ से ऑलरेडी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे तो VB.NET करना है, तो हम विजुअल बेसिक ही यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देख लीजिए आप, अगर C# का प्रोग्रामिंग करना चाहोगे तो C# का प्रोग्रामिंग करोगे, लेकिन आपको विजुअल बेसिक करना है तो विजुअल बेसिक ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे, राइट। अभी हम लोग को विंडो बेस्ड एप्लीकेशन यहाँ पे, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर ही यहाँ पे कंसोल का सपोर्ट है, तो यहाँ से तो सिलेक्ट रहेगा विंडो ही, और यहाँ पे आपका डेस्कटॉप ही, ठीक है। आप देख रहे हैं ये चीज आपका रहना चाहिए, इंस्टॉल कीजिएगा तो ये चीज रखिएगा, विजुअल बेसिक, विंडो और डेस्कटॉप। और यहाँ से देखो आप कंसोल एप्लीकेशन है। अगर मुझे विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर मुझे कंसोल बेस्ड बनाना है तो कंसोल ऐप को ये करेंगे। ये C# का है, दूसरे बैच में कहीं मैं C#.NET पढ़ाया होगा तो ये स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो आपको कंसोल एप्लीकेशन पे अभी काम करना है, इस पे आप ये सिलेक्ट करोगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप अभी यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में कम से कम यहाँ पर मेरे लैपटॉप में 5 मिनट समय ले लेगा, इसलिए मैं आगे का प्रोसेस यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। आप यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा, प्रोजेक्ट का आप नाम दीजिएगा, आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, राइट। प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद ये चीज आएगा आपका। अब ये चीज आने के बाद यहाँ पर मुझे प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि एवरी कंसोल प्रोग्राम मस्ट बी रिटन विद इन मॉड्यूल। जो भी कंसोल का प्रोग्रामिंग करेंगे वो मॉड्यूल के अंदर ही होगा, ठीक है। तो मॉड्यूल के अंदर आप यहाँ पे आगे जो भी कंसोल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आप मॉड्यूल के अंदर अभी आप फंक्शन रख रहे हो, सब रूटीन रख रहे हो। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मॉड्यूल के अंदर हमारा क्लास होगा, ठीक है। मॉड्यूल के अंदर हम लोग क्लास बनाएंगे, इंटरफेस बनाएंगे, क्योंकि VB.NET, C#.NET ये सारा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप जानते हो कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए हम लोग इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आएगा, तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट है। ये चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे इंपोर्ट सिस्टम ऊपर में लिखा हुआ है, विंडो प्लस में कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंपोर्ट सिस्टम, तो इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे। जिस तरह से जावा में आप पैकेज को इंपोर्ट करते हो, उसी तरह से .NET में हम लोग VB.NET की अभी मैं बात कर रहा हूँ, VB.NET में हम लोग इंपोर्ट्स कीवर्ड यूज करते हैं। जावा में आप पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज करते थे, यहाँ पर इंपोर्ट्स कीवर्ड यूज करते हैं। पैकेज के जगह यहाँ पर क्या है, नेम स्पेस, नॉट सिस्टम, नेम स्पेस है, और सिस्टम एक नेम स्पेस का नाम है जिसको इंपोर्ट किया गया है। यही आप C#.NET पढ़ोगे तो इंपोर्ट्स के जगह यूजिंग यूज करोगे, यूजिंग, ठीक है। तो आप ये जान गए कैसे हम लोग नेम स्पेस इंपोर्ट करेंगे, राइट। और दूसरा चीज मैंने बताया कि एवरी कंसोल प्रोग्राम मस्ट बी रिटन विद इन मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर लिखेंगे, यहाँ पर मॉड्यूल का नाम है, राइट। और ये मैंने प्रीवियस क्लास में ये आपको बताया था कि ये आपका सब रूटीन है, समझाया था ना।
जिस तरह से जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है और C#.NET में भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, लेकिन VB.NET में मेन फंक्शन का नाम है सब मेन। सब मेन मैंने बताया था कि यहाँ सब रूटीन और फंक्शन होता है। सब रूटीन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, जबकि फंक्शन एनी हाउ वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, सब रूटीन डिक्लेयर करने के लिए हम लोग सब कीवर्ड यूज करते हैं और एंड करने के लिए हम लोग एंड सब कीवर्ड यूज करते हैं। आप जानते हो कि C++ में, जावा में, कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस रिप्रेजेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, लेकिन पाइथन में आप यूज किए थे इंडेंट यूज किए थे, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चाहे पूरा कंट्रोल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, या कंट्रोल स्ट्रक्चर कहने का मतलब इफ का सभी फॉर्मेट, लूप का सभी फॉर्मेट, यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस नहीं होता है, या फंक्शन में स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस नहीं होता है, यहाँ पे उसको क्लोज किया जाता है। ठीक है, एंड सब। अब सब के द्वारा डिक्लेयर किया गया, क्लोजिंग किया गया एंड सब के अंदर, और इसके अंदर हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे। और हर प्रोग्रामिंग में मेन फंक्शन में मेन जरूर लगा हुआ रहता है। सी में था मेन, C++ में था वॉइड मेन, जावा में भी है तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। अब यहाँ पर VB.NET देख रहे हैं तो यहाँ पर भी मेन है। और इसको मैंने बताया था कि जावा में जिस तरह से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में स्ट्रिंग आर्ग्स जो पास करते हो, एक कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए है। इसको अभी हम यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर हम इसको हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कमांड लाइन आर्गुमेंट जब हम लोग यूज करेंगे तब लिखना आपका यहाँ पे मैंडेटरी होगा। ठीक है, अब चलो, सब मेन तो जान गए। इट इज एन एंट्री पॉइंट। मेन इज एन एंट्री पॉइंट इन विच वी राइट सोर्स कोड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जो भी अभी सोर्स कोड लिखना है हम लोग इसी के अंदर सोर्स कोड लिखेंगे। ठीक है, अब जिस तरह से जावा में प्रिंट कराने के लिए आप system.out println यूज करते थे, सिस्टम भी वहां पर क्लास था जो java.lang पैकेज में होता था, उसी तरह से यहाँ पर कंसोल इज ए क्लास। कंसोल भी क्लास है जो किस नेम स्पेस के अंदर है, सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है। राइट, अगर हम यहाँ पे system.console लिख दिए, system.console लिख दिया, system.console लिख दिया, तब यहाँ पे कंसोल लिखने का जरूरत नहीं है, हटा दिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, अब कंसोल इज ए क्लास और सिस्टम नेम स्पेस है। अब नेम स्पेस के अंदर क्लास होता है और इस कंसोल क्लास का बहुत सारा मेथड अवेलेबल है। कंसोल क्लास का जैसे कैसे जावा में आप पढ़ते थे तो किसी भी क्लास का सेवरल मेथड्स होता था ना, उसी तरह से कंसोल क्लास में भी बहुत सारा मेथड है। अब कंसोल पे किसी भी तरह का अगर मैसेज आपको प्रिंट कराना है तो कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन क्या है, मेथड है। अगर राइट केवल लिखेंगे तो न्यू लाइन जनरेट नहीं करेगा। कैसे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी लिखते थे, प्रिंट ln भी होता था, प्रिंट f भी होता था। ठीक है, उसी तरह से कंसोल क्लास का भी मेथड है। कंसोल क्लास का मेथड है राइट है, राइट लाइन है, रीड लाइन है, रीड की है, क्लियर मेथड है। तो बहुत सारा मेथड्स है और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, और ये स्टैटिक नेचर का है। किस नेचर का है, स्टैटिक। आप जानते हो ना कि स्टैटिक मेथड किसके द्वारा एक्सेस होता है, डायरेक्ट क्लास नेम के द्वारा। स्टैटिक मेथड किसके द्वारा एक्सेस होता है, क्लास नेम के द्वारा। अब जैसे पार्सिंग, तो पार्सिंग इंटीजर क्लास का मेथड है तो स्टैटिक नेचर का है, इसी कारण से वो डायरेक्ट क्लास नेम के द्वारा एक्सेस होता है, इंटीजर डॉट पार्सिंग। अब तुम डेटा इनपुट स्ट्रीम या स्कैनर क्लास का मेथड यूज करते हो, नेक्स्ट इंट यूज करते हो तो नॉन स्टैटिक है। आप स्कैनर क्लास का पहले क्या बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस करते हो। तो यहाँ पर भी उसी तरह से ऐसा कुछ आगे भी होगा। किसी भी प्रोग्रामिंग में लॉजिक चेंज नहीं होता है। अब वो क्लास का मेंबर है तो क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस होगा या क्लास नेम के द्वारा एक्सेस होगा। राइट, चलिए तो देखो यहाँ पे राइट लाइन, अब यहाँ पर मैसेज। ठीक है,
अब बात रहा वेरिएबल डिक्लेयर करने का, ये राइट लाइन में मैसेज मैंने दे दिया जिसमें न्यू लाइन में मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। अगर मैंने मैसेज यहाँ पे, मैं आगे लिखवा दूंगा वो चीज, लेकिन मैं पहले बता दूं, आप ऑलरेडी आप अब इतना आप में कैपेबिलिटी है कि मैं अगर डायरेक्ट भी बताऊं तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। मुझे अब ये नहीं जरूरी है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ राइट लाइन, पहले राइट लाइन पहले लिखवा दे उसके बाद ही आप समझ सकते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज आपको मिलेगा। तो देखो, तो यहाँ पर मैंने मैसेज दिया, यहाँ पर मैंने मैसेज दिया यहाँ पर, वेलकम टू VB.net, वेलकम टू VB.net, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि कंसोल को होल्ड करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए जिस तरह से टर्बो में आप गेट ch लगाते हो, उसी तरह से यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन या कंसोल डॉट रीड की लगाते हैं, लेकिन विजुअल स्टूडियो 19 में लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर हम प्रिंट कराएं तो मैसेज आएगा वेलकम टू VB.net, रन करेगा तो यहाँ पे आप इसको रन कराओ। एक चीज और, ठीक है, हाँ, अब इसको पहले रन करा लेते हैं। यहां से देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पे रन है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे और रन करेगा। अब याद कीजिए, आप न्यू लाइन के लिए C++ जावा में यूज करते आ रहे हैं \n, राइट। लेकिन यहाँ पे \n काम नहीं करेगा। यहाँ पे न्यू लाइन के लिए \n \t ये सब वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे न्यू लाइन के लिए, अब यहाँ पर देखिए कुछ एरर दे रहा है, वो देखना पड़ेगा। वो एरर इस प्रोग्राम में एक्चुअली में नहीं होना चाहिए। वो मैं एक दूसरा मॉड्यूल ऐड करके अभी जस्ट मैं देख रहा था, तो वहां का वो एरर है। यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा वेलकम टू VB.net, यही कंसोल है हमारा। देख रहे हैं आप, आउटपुट आया वेलकम टू VB.net। लेकिन अब मेरा प्रश्न है कि वेलकम भी न्यू लाइन में, टू भी न्यू लाइन में, VB.net भी न्यू लाइन में, आप C++, जावा या C#.net यूज करते तब वहां पे \n यूज करते, लेकिन यहाँ पे न्यू लाइन के लिए हम लोग VB न्यू लाइन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? VB न्यू लाइन या VB-CRLF, VB न्यू लाइन या VB-CRLF। तो देखिए कैसे यूज करते हैं। मैंने कोई की प्रेस किया, हम आउटपुट स्क्रीन से बाहर आ गए। देखो यहाँ पर वेलकम। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, आप कॉन्कैटनेट करने के लिए जावा में क्या यूज करते थे? प्लस ऑपरेटर यूज करते थे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, एम्परसेंड यूज करते हैं, और यहाँ पर हम अब स्ट्रिंग के बाद आप वेरिएबल को कॉन्कैटनेट करोगे या किसी कांस्टेंट को ऐड करोगे तो हम लोग यहाँ पे इसको डबल कोट में दे देंगे। अब इसके बाद मैंने क्या किया, ठीक है, अब यहाँ पर मुझे लिखना है VB न्यू लाइन, तो VB न्यू लाइन देखो आ जाएगा, यहाँ पर है ना VB न्यू लाइन, VB न्यू लाइन, इंटर प्रेस कर दिए, ठीक है, VB न्यू लाइन। अब चलो, अब इसके बाद ध्यान दो, VB न्यू लाइन कांस्टेंट के बाद स्ट्रिंग है, तो फिर कॉन्कैटनेट करोगे। ये आपको मालूम है, जावा में प्लस ऑपरेटर को कंपेयर करो, ठीक है। यहां पर मैंने दे दिया डबल कोट, ठीक है।
एरर क्यों बता रहा है? यहाँ पे भी न्यू लाइन में एरर दे रहा है। उसमें सही आ रहा है। रूल यही है, इसमें पता एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है क्यों। एक मिनट, देखो यहाँ पर एक चीज मैंने हो सकता है कि उसके कारण से यहाँ पे प्रॉब्लम हो। आप देखो, एक चीज यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये माई कंसोल आपका ये प्रोजेक्ट है, देख रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारा प्रोग्राम हो सकता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारा प्रोग्राम हो सकता है। अभी तो एक बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय जो बाय डिफॉल्ट एक प्रोग्राम है वो प्रोग्राम डॉट वीबी है। अगर नेक्स्ट प्रोग्राम आप लिखना चाहते हैं तो उस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो आप इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करोगे, ध्यान देंगे, और राइट क्लिक में आप सबसे पहले यहाँ पर ऐड बटन पे जाओगे और यहाँ पे न्यू आइटम पे हम लोग क्लिक करेंगे। न्यू आइटम पे दिखाई दे रहा है आप लोग को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा मॉड्यूल है, ध्यान दो, क्लास भी है, मॉड्यूल भी है, इंटरफेस भी है। लेकिन अभी आपको काम क्या है? मॉड्यूल। कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग करना है तो मुझे मॉड्यूल अभी चाहिए। हम इस मॉड्यूल को यहाँ पे लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इस मॉड्यूल का जो भी आप नाम देना चाहते हो, मान लो कि मैं इस मॉड्यूल का नाम देना चाहता हूं, ठीक है। एक मैं प्रोग्राम बनाऊंगा सिंपल, मान लो कि अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, राइट। और यहाँ पे हम लोग ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आ चुका है। ये आप यहाँ पर देखो, अर्थमेटिक डॉट वीबी। अब इसमें देखिए, इसमें केवल मॉड्यूल आएगा। अब सारा कोडिंग आपको इसमें करना होगा इस मॉड्यूल के अंदर। लेकिन अभी जब हमारे प्रोजेक्ट में मोर देन वन फाइल होगा, तो जब मोर देन वन फाइल होगा तो अभी जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे
तो हमारा स्टार्टअप कौन सा है, जो फर्स्ट प्रोग्राम था, प्रोग्राम डॉट वीबी। अब इसके अंदर मान लो कि 10 फाइल है, तो अब किसी भी फाइल को, पार्टिकुलर फाइल को जब एग्जीक्यूट कराना है तो उसको स्टार्टअप बनाना पड़ेगा, कि जैसे ही हम प्रोजेक्ट को यहां से एग्जीक्यूट कराएं तो वो फाइल एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो यहाँ पे तुम कहाँ जाओगे, माई कंसोल पे प्रॉपर्टीज में जाओगे। देखो लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑप्शन होगा, इस प्रॉपर्टीज में हम लोग जाएंगे। और देखिए यहाँ पे यही प्रॉब्लम दे रहा था। मैंने बताया कि मैंने अभी इसके पहले एक मॉड्यूल ऐड करके दिया था और स्टार्टअप में बनाया था मॉड्यूल 1। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे हम लोग अभी कौन सा प्रोग्राम हम लोग बनाए हैं, अभी किस नाम से बनाए थे, अर्थमेटिक। उसका नाम एक बार देख लीजिए, मॉड्यूल में देख लीजिए। अर्थमेटिक सेव भी है, कंट्रोल एस, प्रॉपर्टीज में आना चाहिए। यहां से कंसोल एप्लीकेशन है, स्टार्टअप। एक बार इसको क्लोज करके एक बार सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। एक बार सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। ये अर्थमेटिक मॉड्यूल वहां पर आना चाहिए। फिर मैं प्रोजेक्ट के राइट क्लिक किया और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में गए। प्रॉपर्टीज में स्टार्टअप ऑब्जेक्ट, अब एरर हट गया है। वहां पे हम लोग नहीं सिलेक्ट किए थे, उसके कारण से प्रॉब्लम दे रहा था, लेकिन नया जब मॉड्यूल ऐड करेंगे तो उसमें नाम नहीं आ रहा है। अच्छा, उस चीज को हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए आउटपुट आपका न्यू लाइन वीबी न्यू लाइन इसी कारण से नहीं काम कर रहा था कि स्टार्टअप में वहां पे मॉड्यूल 1 सिलेक्ट किया गया था और मेरा हम लोग कोडिंग किस में कर रहे थे, प्रोग्राम डॉट वीबी में कर रहे थे। आप देखिए यहाँ पे न्यू लाइन के लिए आ चुका है, वेलकम टू वीबी.नेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इंटर की प्रेस किया, हम लोग अभी इसके कोडिंग में थे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, इस वीबी न्यू लाइन के जगह पे आप वीबी CRLF भी यूज कर सकते हो। वीबी CRLF, हाँ यहाँ पर है वीबी CRLF। ठीक है, यहाँ पर भी देखो न्यू लाइन के लिए वीबी CRLF, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं न्यू लाइन के लिए।
राइट, ठीक है, फिर रन कराएंगे तो आउटपुट आएगा। चलिए, आप तो देख लिए कंसोल डॉट राइट लाइन में कैसे मैसेज को प्रिंट कराते हैं, कैसे न्यू लाइन जनरेट करते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करोगे। प्रीवियस क्लास में मैंने डेटा टाइप बताया था। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे डिम कीवर्ड यूज करते हैं, ध्यान दीजिए, डिम कीवर्ड, डिम, इसके बाद वेरिएबल, डिम स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, डिम का फुल फॉर्म होता है डायमेंशन। वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए एज इंटीजर, ए एज इंटीजर, कॉमा बी एज इंटीजर। इसको दो तीन तरह से हम लोग डिक्लेयर करेंगे, दो तीन मेथड, सभी मेथड्स में यहां पर बता देना चाहता हूं। बी एज इंटीजर, ठीक है, इसके बाद मुझे एडिशन चाहिए, इंटीजर, और यहां पर ऐड की तरह सब नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि सब कीवर्ड है। आप जानते हैं कि कीवर्ड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफायर, तो मैंने सब्ट्रैक्शन के लिए एस ले लिया, इतना ही वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, ठीक है। और एक डिवीजन, डिवीजन के लिए मैंने डिव ले लिया, और यहाँ पे रियल टाइप के वैल्यू को होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे सिंगल डेटा टाइप यूज करेंगे, सिंगल डेटा टाइप, ठीक है। जैसे सी प्लस प्लस जावा में आप फ्लोट यूज करते थे। वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका, राइट। अभी ए और बी में वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर ग्रीन कलर का अंडरलाइन नीचे शो कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर VB.NET में कमेंट बनाना चाहते हो तो इसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगल कोट यूज करेंगे। ये कमेंट सेक्शन बन गया, ठीक है। या इसके जगह पे हम रेम कीवर्ड यूज करेंगे, नहीं, रेम कीवर्ड, रेम स्टैंड्स फॉर रिमार्क, रेम स्टैंड्स फॉर रिमार्क, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग रेम कीवर्ड यूज करते हैं, और सिंगल कोट यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए ही, दोनों का मीनिंग सेम है। कोई पूछेगा कि क्या VB.NET में मल्टी लाइन कमेंट होता है, नहीं, VB.NEट में मल्टी लाइन कमेंट नहीं होता है, C#.NET में होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट नहीं होता है, राइट, ठीक है। तो अब इसके जगह पे मैं इसको ऐसे भी डिक्लेयर, ऐसे भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, डीम। अगर तुमको लगता है कि ए बी एड तीनों इंटीजर टाइप का है, तो हर के साथ इंटीजर इंटीजर डेटा टाइप क्यों यूज करेंगे। आप लिखते थे ना सी में, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, इंटीजर टाइप का तीनों वेरिएबल हो गया। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, टीम ए कॉमा बी कॉमा, और क्या था, एड एज इंटीजर, एज इंटीजर, क्या एस बी है, तो एस बी मैंने दे दिया, एस बी दे दिया, राइट। अब तुमको लगता है कि दूसरा जो वेरिएबल है वो दूसरे टाइप का है, तो कॉमा देकर फिर क्या लिखेंगे, div एज फ्लोट, मैंने फ्लोट, सॉरी क्या था, सिंगल, सिंगल मैंने लिख दिया, राइट। अब एक थर्ड रूल मैं बता रहा हूं, इसको भी सिंगल कोट से कमेंट सेक्शन में बना दिया। अब चलो, अब एक सिंबॉलिक डिक्लेरेशन होता है जो VB.NET ही सपोर्ट करता है, C#.NET सपोर्ट नहीं करता है। इंटीजर के लिए सिंबल होता है परसेंट होता है, और स्ट्रिंग के लिए होता है डॉलर, सिंगल के लिए होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, लॉन्ग के लिए होता है एम्परसेंट, ठीक है, डबल के लिए होता है हैश सिंबल। ये सब सिंबॉलिक डिक्लेरेशन है। तो देखो तो यहाँ पर टीम A% हो गया, कॉमा B%, कॉमा ऐड%, कॉमा फिर क्या है, S%, फिर क्या है, डिवीजन सिंगल टाइप का है, तो डिव साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, राइट, ये भी हो चुका।
और मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख देता हूं, मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख दिया सिंगल कोट लगाकर सिंबॉलिक डिक्लेरेशन। तो कमेंट सेक्शन भी जान गए, वेरिएबल डिक्लेरेशन भी जान गए, ठीक है, राइट। अब यहां पर एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं, सी प्लस प्लस जावा में आप वेरिएबल को इनिशियलाइज दो मेथड से आपने किया है, ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम और आफ्टर डिक्लेरेशन टाइम। आप सी प्लस प्लस में लिखते थे ना इंट ए इक्वल टू 10, इंट ए इक्वल टू 10, तो क्या हम VB.NET में भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम इनिशियलाइजेशन टीम, मान लो कि मैंने लेंथ लिया L, ठीक है, एज इंटीजर, यहीं पे वैल्यू इनिशियलाइज कर दो इक्वल टू 10, कॉमा B एज इंटीजर, इंटीजर इक्वल टू 20, ठीक है। बी ऑलरेडी उस नाम से बना हुआ है, मैंने ब्रेथ ले लिया, ब्रेथ, ठीक है, राइट। अब ये इनिशियलाइजेशन हुआ, इसको कहते हैं ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम इनिशियलाइजेशन। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम। ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम, राइट। और बाद में आफ्टर डिक्लेरेशन तो आप जानते ही हैं, जो भी वैल्यू रखना है वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू। क्लियर? आप जान गए कि VB.NET में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है। अब ये प्रश्न उठता है कि किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करेंगे। मैंने ए में रख दिया 10, राइट, आफ्टर डिक्लेरेशन टाइम। बी में मैंने क्या रख दिया 20, राइट, और यहां पे ऐड इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अब इसके वैल्यू को मुझे प्रिंट कराना है। एक क्या था, सब नहीं, एस था, एस इक्वल टू क्या था, ए माइनस बी, राइट। और एक डिवीजन भी आपको निकालना था, डी ए बाई बी। मैं बता, जब ऑपरेटर में बताऊंगा तो डिवीजन यहाँ दो तरह का होता है, एक इंटीजर जैसे पाइथन में होता है, यहाँ एक इंटीजर डिवीजन होता है, यहाँ पर एक फ्लोट डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये फ्लोट डिवीजन है, ये फॉरवर्ड स्लैश क्या है, फ्लोट डिवीजन है। और ये जब बैकवर्ड स्लैश यूज करेंगे तो ये यहाँ पर क्या यूज होगा, इंटीजर डिवीजन होगा, राइट। और पाइथन में डबल यूज करते थे ना। चलिए, अब ये वेरिएबल, अब इसको प्रिंट कराना है, मुझे आउटपुट आना चाहिए एडिशन इक्वल टू इतना, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू इतना, डिवीजन इक्वल टू इतना। चलो प्रिंट कराओ, कंसोल डॉट राइट लाइन। इसको दो तीन तरह से हम प्रिंट कराएंगे, दो तीन तरीका देखिए। राइट लाइन, ठीक है। सबसे पहले ये मैसेज मैंने दिया यहाँ पर, एडिशन इक्वल टू, राइट। अब एडिशन इक्वल टू, अब वेरिएबल के बाद, अब मैसेज के बाद, स्ट्रिंग के बाद आप वेरिएबल यूज कर रहे हो, तो जावा में प्लस यूज करते थे, तो मैंने यहाँ क्या बताया कॉन्कैटनेट करने के लिए, एम्परसेंड बताया। और किस वेरिएबल को प्रिंट कराना है, ऐड को, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर अब न्यू लाइन चाहिए, तो न्यू लाइन तो यहाँ देना होगा। न्यू लाइन के लिए तुम जानते हो कि VB न्यू लाइन यूज करेंगे, VB न्यू लाइन, मैंने VB न्यू लाइन को यूज कर दिया। आगे बढ़ो, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कॉन्कैटनेट किया, फिर मुझे नेक्स्ट मैसेज है सब्ट्रैक्शन, तो मैंने फिर यहाँ दिया सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर
M%, और वेरिएबल का नाम क्या है, एस, मैंने यहाँ पर एस दे दिया, राइट। फिर डिवीजन चलो, फिर कॉन्केटनेट करो, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग पीएचपी में डॉट से कंपेयर करो, पीएचपी में आपने डॉट ऑपरेटर पढ़ा था कॉन्केटनेट करने के लिए। फिर मैंने मैसेज दिया डिवीजन, डिवीजन इक्वल टू, फिर यहाँ पे कॉन्केटनेट, और यहाँ पर क्या होगा, डिफ। अब आप इस प्रोग्राम को रन कराइए, ठीक है। तो रन कराया जाए। सिस्टम बड़ा स्लो हो गया है। पैसा लगेगा, पैसा है ही नहीं। हाँ ध्यान दो, तो आ गया आउटपुट, वेलकम टू pv.net, एडिशन इक्वल टू 30 और सब्ट्रैक्शन इक्वल टू -10 तो सही दिया, और बैकस्लैश यानी यहाँ पर न्यू लाइन दिए थे ना, नहीं दिए थे, तो नहीं दिए थे तो नहीं प्रिंट करेगा। और डिवीजन इक्वल टू 0, किससे डिवाइड किए थे, तो डिवीजन में रियल टाइप का वैल्यू लेना चाहिए था ना। कहाँ लिया हुआ है, डीप देखो तो यहाँ डीप, ये डीप क्या है, यहाँ कैसे इंटीजर है, ए और बी, हाँ इस याद करो वही चीज, यहाँ नहीं है कि डिप, डिप तो हमारा सिंगल टाइप का है ना। अब दोनों ऑपरेंड इंटीजर टाइप का है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, इंटीजर टाइप का आएगा, ठीक है। इसको फिर क्या करना होगा, कास्ट करना होगा ना, टाइप कास्टिंग करना होगा ना, कैसे ब्रैकेट में लगाकर हम लोग फ्लोट लिखते थे, वही चीज यहाँ पे करना होगा। लेकिन अभी मैंने टाइप कास्टिंग नहीं, आगे चीज देखे, वो आगे देखेंगे। चलो एक और मेथड बोलो, काम कर रहा है। पहले का बात छोड़ो ना, वो दूसरा नहीं बोले कि मॉड्यूल ऐड किए थे, वहां प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, अभी तो काम कर रहा है ना जी। वहां पे प्रॉपर्टीज में जाकर मैंने क्या, वहां मॉड्यूल 1 सिलेक्ट था। आप कोडिंग किस में कर रहे थे, प्रोग्राम में, तो स्टार्टअप प्रोग्राम का ना होना चाहिए, इसके कारण से वो एरर दे रहा था। आई बात समझ में। तुम लिखते हो इंट, ठीक है, इंट ए है यहाँ पर, ए इक्वल टू मैंने दे दिया 10, और बी इक्वल टू क्या दे दिया, 4 दे दिया, राइट। और यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने बनाया फ्लोट टाइप का, फ्लोट में मैंने यहाँ पर लिख लिया डिव, राइट। और मैंने यहाँ पर लिखा डी सी प्लस प्लस जावा का, सी शार्प .NET का मैं बात कर रहा हूँ, डिव इक्वल टू ए बाई बी, राइट। तो अब अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंटेड %d, और यहाँ पर डी, %d हटा दो, फ्लोट के लिए क्या यूज होता है, एफ, ठीक है। व्हाट विल बी आउटपुट, 10/4 20, क्या आएगा आउटपुट, 0 भी नहीं आएगा, 0.0 आएगा, राइट। क्या आएगा, 0.0। अब यहाँ पर तो आप कह सकते थे
कि सर डिफ तो रियल टाइप का है, तो रियल टाइप का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए ना, तो बिल्कुल तो रियल टाइप का हुआ। आप पहले सुन, उसके बाद फिर क्वेश्चन होगा। तो 10/4 को आपने डिवाइड किया, राइट। अब 10/4 तुमको मालूम है कि जब दोनों ऑपरेंड अगर इंटीजर टाइप का हो तो रिजल्ट भी क्या होता है, इंटीजर टाइप का रिजल्ट भी क्या होता है 0.0, नहीं इसको डिवाइड 2.0 देगा यहाँ, ठीक है। तो 10/0, तो 10/4 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये 2 आएगा, क्या आएगा 2 रिटर्न करेगा। और 2 जब डिव में जाएगा तो डिव ऑलरेडी किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का, तो 2 का फ्लोट वैल्यू क्या होगा 2.0। अगर यही चीज तुम, ठीक है, ये इंट के जगह तुम क्या कर दोगे, फ्लोट कर दोगे, तब तुम्हारा जो आउटपुट आएगा क्या आएगा 2.5। अगर हम इसको फ्लोट भी नहीं किए लेकिन मुझे एक्यूरेट आउटपुट चाहिए तो टाइप कास्टिंग, इसको कैसे लिखना होगा सी प्लस प्लस सी शार्प डॉट नेट में, div इक्वल टू टाइप कास्ट ऑपरेटर यही होता है ना, फ्लोट पढ़े हो ना, कास्ट ऑपरेटर पढ़े हो जी, कास्ट ऑपरेटर div फ्लोट, और यहाँ पर क्या लिखोगे a बाई b, यही चीज को अब लिखो। अब हमारा जो div का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 2.5। ऐसा चीज आपने देखा है सी सी प्लस प्लस जावा में? हाँ। अब क्या प्रश्न है, क्या टिकलेस होगा बोलो? उसको कैसे करो, और लास्ट वाला इनिशियलाइज कौन कर सकते हैं? नहीं नहीं, कहने का मतलब कि मल्टीपल असाइनमेंट सेम टाइम, इट इज नॉट पॉसिबल, वैसे पॉसिबल नहीं होगा, आपको हर बार अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ डिवीजन का जीरो है जी, तुम बहुत दूर बैठे हो, मास्क खोल दो। हाँ बोलो, अब मास्क हटाओ, हाँ बोलो। हाँ तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है जी, 10/20, अब 20 से 10 डिवाइड होगा, तो ये तुमको नहीं पता चल रहा है कि ये क्या होगा। क्या डस्टर नहीं है मिटाने वाला? क्या जी यार, चुपचाप शांत रहने से काम चल जाएगा, तो देखना चाहिए कि क्लास में डस्टर है या नहीं। हटा दिए इसको। हाँ, अब देखो दूसरा तरीका देखिए प्रिंट कराने का, ठीक है। इसको कमेंट सेक्शन में बनाए, कमेंट सेक्शन में बना दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, दूसरा तरीका क्या है, आप पाइथन में फॉर्मेट फंक्शन पढ़े थे, फॉर्मेट फंक्शन, उसमें कुछ ऐसा भी यूज किया जाता था क्या, स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस में कुछ वैल्यू, वही चीज यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो ध्यान दो, ये जो तुम देख रहे हो ये लेंथ का वैल्यू 10 है, ध्यान दो, ध्यान दो ना इधर जी, क्या उसको बता रहे हो, लेंथ का वैल्यू यहाँ पर 10 है और ब्रेथ का वैल्यू यहाँ पर 20 है, मुझे प्रिंट कराना है 10 और 20, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसका आउटपुट आना चाहिए, पहले लेंथ और ब्रेथ प्रिंट करा देते हैं, तब एरिया पेरीमीटर हम लोग यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे, पहले सिंपल। तो यहां पर मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन
मैसेज दिए, ध्यान दो, मैसेज लेंथ इक्वल टू कोमा, कोमा देंगे, और यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रेस में आर्गुमेंट वैल्यू इसको कहते हैं। अगर फर्स्ट वैल्यू प्रिंट कराना है, फर्स्ट आर्गुमेंट का वैल्यू प्रिंट कराना है तो 0, ठीक है। अगर सेकंड का करना है तो 1, फिर 2 का करना है तो 2, इस तरह से। तो अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पर, अभी तो एक ही पैरामीटर मैंने यहाँ पर यूज किया, तो मैंने यहाँ पर दे दिया अभी 0 फर्स्ट आर्गुमेंट का वैल्यू, ठीक है। लेंथ, एक मिनट थोड़ा सा गलत हुआ, हाँ, लेंथ इक्वल टू, राइट, लेंथ इक्वल टू, या स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस के अंदर 0 है तो ये फर्स्ट आर्गुमेंट का वैल्यू प्रिंट करेगा, क्लियर है। डबल कोट कॉमा, और फर्स्ट आर्गुमेंट मैंने क्या दे दिया, एल दे दिया, क्या दे दिया गया, एल। अब जानते हो ये 0 के पास क्या प्रिंट करेगा, लेंथ का वैल्यू प्रिंट करेगा, एल का वैल्यू, राइट। अब ब्रेथ का भी वैल्यू, लेकिन ब्रेथ का वैल्यू मुझे न्यू लाइन में चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट मैं यहाँ पे कॉन्कैटनेट करूंगा, ये भी न्यू लाइन, ये भी न्यू लाइन, आ गए। फिर मैंने कॉन्कैटनेट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैसेज मैंने दिया यहाँ पर डबल कोट में ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ, ब्रेथ इक्वल टू, अब बताओ यहाँ स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस में क्या देंगे, 1 देंगे, और बस कोमा के बाद एल कोमा बी दे दो, एल कोमा बी, ठीक है। यही तरीका है। 0 यानी फर्स्ट पैरामीटर का वैल्यू, फर्स्ट आर्गुमेंट का वैल्यू प्रिंट करेगा, और 1 मैंने यहाँ पर दिया है तो सेकेंड पैरामीटर का वैल्यू देगा, ठीक है। वहां पे हम लोग फॉर्मेट यूज करते थे, यहाँ पे वैसा कुछ यूज नहीं करते हैं। अब आप रन कराइए, ठीक है। अब हम लोग रन कराते हैं, इसलिए मुझे यहाँ तक भी बताना जरूरी है कि आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दें। अब जो भी मैं ऑपरेटर बताऊंगा उस ऑपरेटर का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, आप खुद से करते जाए, ताकि ये मालूम हो कि सबसे पहले कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। अब किन्हीं को आउटपुट ऑपरेशन में किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बात रहा, अब लॉजिक है ही नहीं तब तो बात ही अलग है। तो लॉजिक तो यहाँ पे वो आपके मेहनत पर डिपेंड करेगा। उसको कमेंट सेक्शन में बना दिए थे क्या, ठीक है। तो लेंथ 10 आ गया, ब्रेथ आपका क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है, राइट। तो ये था आपका आउटपुट ऑपरेशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रन टाइम इनपुट कैसे हम लोग लेते हैं। नहीं, टाइम अब नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। कोई है ही प्रियरंजन, स्क्रीनशॉट ले लिए, तो इसको कटेगा ना, विंडो माइनस कर देना, विंडो माइनस करें, विंडो माइनस, स्क्रीनशॉट लो इसका, ये हो गया, ठीक है। कंट्रोल कंट्रोल प्लस से क्या, हाँ होगा ही इसमें, ना इसमें नहीं होगा, वो तो वर्ड ऐसा में काम करता है। हाँ हाँ, करते हैं तुम्हारा बात, इसमें नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलो जी, ऑनलाइन स्टूडेंट है 55।